नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या दिल्ली में जो दंगा हुआ वो प्री प्लान्ड था? क्या ट्रंप हिंदुस्तान ना आते तो दंगा ना होता? क्या पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए देश की राजधानी में फसाद हुआ? आज जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का एक भड़काऊ भाषण सामने आया। जब आप उमर की स्पीच को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से ठीक पहले किस तरह पब्लिक को सड़क पर उतारने के लिए या उतरने के लिए उकसाया गया। अपने भाषण में उमर खालिद ने कहा कि ट्रंप के दौरे के दौरान हम बताएंगे कि सरकार कैसे लोगों को बांट रही है। यह भाषण 17 फरवरी को दिया उन्होंने। सबसे पहले आपको उमर खालिद की स्पीच सुनवाता हूं, उसके बाद कुरुक्षेत्र में इसी पर 40 मिनट नॉन स्टॉप बहस होगी। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है। और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। क्या दिल्ली का दंगा प्री प्लान था? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग ने फसाद की फाइनल स्क्रिप्ट 17 फरवरी को ही लिख दी थी? जब आप देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद की हेट स्पीच सुनेंगे तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं। कभी मायूस मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि हमने 50 दिन में कुछ नहीं पाया है। ये मत सोचिएगा कि सरकार अभी एनआरसी एनपीआर को वापस नहीं कर पाई है। इन 50 दिनों में अगर हमने कुछ पाया है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने जज्बा पाया है। उमर खालिद ने 17 फरवरी को भड़काऊ भाषण दिया। ट्रंप के दौरे के दौरान पब्लिक को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया। 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए और इसी तारीख से दिल्ली में दंगे शुरू हो गए। पिछले 5.5 साल से कई जुल्म किए हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर, कई जुल्म किए हिंदुस्तान की अक़लियतों के ऊपर, कई जुल्म किए हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर। ये अहंकार में इतना डूब गए कि इनको लगा हिंदुस्तान की आवाम को हमने इतना डरा दिया है कि वो हमारा मुखालफत कभी नहीं करेगी। आज हमने बताया है कि पिछले 2 महीने में तुमने जुल्म की इंतहा करके, तुमने डरा डरा के हमारे दिलों से हमारा डर खत्म कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ये है। यही वो बयान है जिसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए। सवाल ये कि क्या दिल्ली को जलाने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली गई थी? अमित शाह जो क्रोनोलॉजी समझाते हैं तो उनको भी एक क्रोनोलॉजी समझा के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सीए जाएगा, उसके बाद एनपीआर जाएगा, उसके बाद एनआरसी जाएगा और उसके बाद ये लोग सत्ता से जाएंगे। आप तमाम लोग जो है मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ते रहिए, जज्बा बनाए रखिए। जीत हमारी होगी, जीत महात्मा गांधी की होगी। गोडसेवादी पहले भी हारे थे, आज भी हारेंगे। उमर ने दंगे से 6 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि जब ट्रंप आएंगे तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। लेकिन देश में कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जिन्हें दंगे के बाद मौका मिल गया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे ने तो फसाद को मोदी सरकार की प्लानिंग बता दिया है। दिल्ली में जो फसाद हुआ, इसको फसाद नहीं बोल सकते, इसको एक जेनोसाइड और प्रोग्राम कहना पड़ेगा। 2 दिन तक दिल्ली जलता रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि गुजरात जब जल रहा था, अहमदाबाद जल रहा था, जमीयत के जिम्मेदारान वाकिफ होंगे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो खामोश बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। दिल्ली में जो फसाद हुआ, उसकी प्लानिंग हुई, उसका मंसूबा बनाया गया। उमर खालिद का भड़काऊ भाषण सामने आने के बाद सवाल यही है, क्या दिल्ली में टाइमिंग देखकर दंगे करवाए गए? ओवैसी की तकरीर सुनने के बाद सवाल यह है कि आखिर मौत और मातम की तेज आंच पर सियासी रोटी क्यों सेकी जा रही है? आखिर ओवैसी जैसे नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को भड़काने से कब बास आएंगे? उमर खालिद एक क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। सवाल अब दूसरी क्रोनोलॉजी को लेकर उठ रहा है। 17 फरवरी को वो लोगों से कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे सड़कों पर उतर आइए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के ठीक पहले जाफराबाद में लोग सड़क पर उतर आते हैं।
और उसके बाद दंगे होते हैं। दंगे में जो सामान मिलता है वो इतना होता है कि उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि अचानक तो नहीं इकट्ठा हो सकता। क्या सब कुछ 7 दिन पहले ही प्लान हो गया था और दिल्ली में दंगे प्लान के तहत हुए? उमर खालिद का जो वीडियो सामने आया है उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा है कि जिस तरह उमर खालिद ने लोगों को भड़काया, उसकी स्पीच वायरल की गई, इससे साफ है कि दिल्ली में दंगा प्री प्लान था। तभी मैंने कहा था कि ये प्री प्लान्ड है। अब उमर खालिद का ये बयान आना ये स्पष्ट कर दिया है कि जो दिल्ली में जो हिंसा हुई है वो अनायास नहीं है, सडन नहीं है, ये प्री प्लान्ड है। ये पूरी साजिश थी देश के खिलाफ, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए और भारत और अमेरिका के साथ जो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है उसको डेंट करने के लिए। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में दंगे टुकड़े टुकड़े गैंग ने पूरी प्लानिंग के साथ करवाए। कांग्रेस ने इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। दिल्ली की हिंसा आप सब जानते हैं कैसे हुआ, बेकार घुमाने का कोई क्या जरूरत है। एक सरकार थे यहाँ क्या ये 3 दिन से गायब थे। वो जो कहावत है ना कि जब रोम की नगर जल रही थी तो वहाँ का राजा नीरो वो बांसुरी बजा रहे थे, ये हाल ऐसा हुआ। जब दिल्ली जल रहे थे, हमारा दिल्ली के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के गृह मंत्री अहमदाबाद जाके मेजबानी कर रहे थे। दिल्ली में इस वक्त शांति है, लेकिन दिल्ली दंगों के दर्द खत्म नहीं हुए हैं और यह सवाल अभी भी कायम है कि क्या ये दंगे प्री प्लान थे। उमर खालिद का वो बयान आने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के 7 दिन पहले दिया गया, ये सवाल और गहरा गया है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सोच समझकर साजिश रची गई थी। कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी ने करवाया। इसलिए आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि ये किसकी साजिश थी। हमारे साथ शहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ गए हैं। अच्छा राघव, आपका भी बहुत स्वागत। संगीत रागी आरएसएस सपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और मौलाना अतर हुसैन देहलवी अंजुमन मिनहाज रसूल के हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। शहनवाज भाई, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में अब शांति है। अब ये पता लगना चाहिए लोगों को कि इन दंगों के पीछे कौन था। अगर 7 दिन पहले साजिश हुई तो ये आपको पता क्यों नहीं चला, और ये साजिश अगर थी तो इसमें किसके किसके नाम और किसके किसके हाथ हैं? देखिए, एक तो दंगे बहुत गलत हुए। इस दंगे की मैं घोर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। सभ्य समाज में दंगे का कोई स्थान नहीं है। दंगे और फसाद जहाँ भी होते हैं उसके ज़ख्म बहुत लंबे होते हैं। आप जानते हैं कि मैंने 2 बार भागलपुर को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ कांग्रेस के दौर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा हुआ था। उसको वहाँ से मैं सांसद रहा हूँ और मैंने देखा उस घाव को भरने में बहुत वक्त लगता है। मैंने बड़ी कोशिश की और वहाँ मोहब्बत का वातावरण बनाया। अब जहाँ यहाँ दिल्ली के दंगे हैं, ये सही है, दिल्ली में हमारी सरकार है, इसलिए सारे सवाल, क्योंकि दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, पुलिस हमारे पास है, इसलिए जब भी कोई बात होती है तो सवाल हमसे भी पूछे जाते हैं। और अगर दिल्ली पूर्ण राज जैसे ये लोग कहते हैं कि अगर इनके पास पुलिस भी होती तो सारी जिम्मेदारी वो लेते, लेकिन जिम्मेदारी तो ज़रूर लेनी चाहिए, हम ले भी रहे हैं कि इसके पीछे जांच भी हो रही है कि कौन लोग थे। आखिर जब दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, सरकार पूरे भारत की प्रतिष्ठा अच्छे से पूरी दुनिया में जाए इसमें लगी हुई थी। कौन लोग थे जो भारत को बदनाम करना चाहते थे, कौन लोग थे जो दंगे की साजिश कर रहे थे, किसने किया, कहाँ से लोग आए, ये भी जानने का विषय है, इस पर चर्चा होगी। दूसरी, सुशांत जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आज की डिबेट है, इस डिबेट से बात ऐसी निकले जिससे मोहब्बत बढ़े। ऐसे नहीं हमारे डिबेट की वजह से और कोई नफरत फैलने का काम करे। कल भी कोशिश हुई नफरत फैलाने की, और मैं मानता हूं कि दिल्ली में एक बात ज़रूर है कि जहां पे दंगे और फसाद की बात हो तो दिल्ली में अभी अभी चुनाव हुआ है। आम आदमी पार्टी के पास जनता का तो समर्थन है, जैसे शाहीन बाग में 70,000 वोट से जीते, उन सब इलाके में जीते हैं, तो जनता पर इनका भी तो प्रभाव होगा। इन्होंने क्यों नहीं प्रभाव इस्तेमाल? सर, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये पता चल जाएगा कि दंगे साजिशन कराए गए, किसी पार्टी ने, किसी नेता ने, किसी गुट ने, किसी संगठन ने कराए, तो अपने आप प्यार जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि ये एक दूसरे के प्रति नहीं था,
ये किसी के दिमाग की उपज थी जिसमें वो फंस गए। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि दंगे किसकी उपज है। आप कांग्रेस को बता चुके सर, आपने कहा सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर लोगों को भड़काया जिसकी वजह से ये हुआ। अब आप उमर खालिद को भी बता रहे हैं कि 7 दिन पहले उसने कह दिया इसलिए ऐसा हो गया। आम आदमी पार्टी के पार्षद का नाम आया तो आम आदमी पार्टी का नाम ले लिया। सर किसी एक पर तो आकर रुकना होगा कि कौन था, और वो सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि पुलिस आपके पास है। नहीं, देखिए ये जांच का विषय है और पूरी तरह इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में, और कई लोगों के घर से कमाने वाला चला जाए तो उसके परिवार पर 50 साल तक क्या असर होता है, इसका अंदाज़ा उन्हीं को हो सकता है जो उन चीज़ से दौर से गुजरे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इन दंगों के बीच में मैं बहुत लोगों से संपर्क में था, बातचीत भी कर रहा था। मौलाना साजिद रशीदी साहब ने भी एक बार मुझे फ़ोन किया, उनके फ़ोन के बाद मैंने तुरंत और भी जगह फ़ोन करने का काम किया, और पुलिस के भी संपर्क में था। जब ये दंगे होते हैं, दंगे किसी को अच्छे नहीं लग सकते, लेकिन ये सही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जिस तरह से बहकाया गया, जिस तरह माहौल ख़राब किया गया, उसका बहुत असर हुआ। और ठीक है, नहीं सर, मैं जब डिबेट के दूसरे हिस्से में आऊंगा सर कि उसको क्यों नहीं रोका गया, तब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर राघव चड्ढा क्या अभी आज की स्थिति में, चाहे वो उमर खालिद का बयान हो, चाहे वो किसी की छत पर मिले पेट्रोल बम हो, एसिड बॉम्ब हो, पत्थर हो, क्या इन सारी बातों को देखने के बाद आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्री प्लान्ड दंगा था? ऐसा नहीं कि अचानक से भड़क गया और दंगा हो गया, ये स्थिति नहीं थी? नहीं, ये देखिए इस पे पूरी नहीं, ये तो सही है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग हुई, बहुत प्री प्लान था। सर राघव का एक रिएक्शन ले लूं, इसमें पूरी जांच होगी और कोई बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है शहनवाज भाई, राघव चड्ढा से ये सवाल था। हाँ। देखिए ऐसा है कि ये सुनिश्चित ढंग से किया गया कि नहीं किया गया, इसकी पुख्ता जानकारी तो दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ज्यादा उससे दे पाएंगे, क्योंकि पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी, हमारे सारे विधायक, सारे मंत्री, पूरी पार्टी का संगठन राहत कार्यों में लगा हुआ है। जिस दिन से इन्होंने दंगा फसाद शुरू करा, कुछ लोगों ने वहां जाकर लोगों को ठंडा करना, माहौल को अच्छा करना, ठीक करना, वहां पे सुख शांति बनाए रखने के प्रयास हमने भी करे। वहां पर लोगों से जो जानकारी हमें मिली है वो कुछ इस प्रकार है। पहली जानकारी तो ये मिली कि बॉर्डर पार से बहुत लोग आए जो दिल्ली के नहीं थे, दूसरे राज्य के थे। वो दूसरे राज्य से हमारे दिल्ली में आए और उन लोगों ने काफी हद तक दंगा फसाद किया। दूसरी भूमिका कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी संदेह के घेरे में है। दिल्ली पुलिस की एक प्रकार से जो सुस्ती नजर आई या कहें मिली भगत नजर आई, इस पर बहुत लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे ऐसे होते रहे। कई सारे ऐसे वीडियो भी नजर आए, कई जगह यह भी नजर आया कि पुलिस की आंखों के सामने इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और पुलिस रोक नहीं पा रही है। कई प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं। ये एक जांच का विषय है। मुझे लगता है एक एसआईटी बैठे या जेपीसी बैठे जो इस सारे मसले पर अब जांच पड़ताल कर, राघव जिन लोगों ने आपके पूरे पार्टी के लोगों को, नेताओं को, एमएलए को, तंत्र को ये बताया कि बाहर से लोग आए, उन्होंने क्या ये भी बताया कि वो कब आए? अचानक एक दिन में इतने लोग आ गए और दंगा कर दिया? ये तो नहीं हो सकता कि फोन गया, व्हाट्सएप गया, आ जाओ और सब पहुंच गए। इसका मतलब ये प्री प्लान था, हफ्ते भर, 5 दिन, 10 दिन पहले का। कह रहा हूं ये सुनिश्चित, हाँ ये बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि ये बाहर से आए, पुलिस की मिली भगत थी, लेकिन ये सारी चीजें प्री मेडिटेटेड, प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमिन्ड, सुनिश्चित ढंग से की गई। इस प्रकार के सारे संकेत नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी मौतें हुई हैं इस दंगा फसाद में, उसमें से 60% मौतें गोली की वजह से हुई है, यानी कि लोगों ने बंदूकों का इस्तेमाल भी किया, बंदूकें रखी हुई थी, और बहुत नुकसान, लोगों की प्रॉपर्टी का इंजरी हुई है, लोगों के घर तबाह हो गए, आग लग गई। और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि इस समय हर पार्टी का, हर सरकार का केवल एक ही काम होना चाहिए, हम राहत कार्य कैसे करें, भाईचारा कैसे वापस वहां बने, वहां पर हर समुदाय के लोग मिल बांट कर कैसे वहां पे रह सके, भाईचारे के तहत एक सद्भावना का। राघव मैं इस पर आऊंगा सर, मैं डिबेट के दूसरे हिस्से में आऊंगा इस पर। लेकिन अभी 2 नेताओं से बात हुई, बीजेपी के नेता से, आम आदमी पार्टी के नेता से। दोनों ये कह रहे हैं कि ये दंगे प्री प्लान्ड थे, अचानक नहीं हुए हैं। ये दोनों पार्टी के नेता मान रहे हैं। अब मैं दूसरे हिस्से में आऊंगा कि ये अगर प्लानिंग थी तो किसकी थी। दहलवी साहब, अभी तक आपने जिन लोगों से बात की, आपने जिनसे सुना, आपको लगता है ये प्री प्लान्ड थे? कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक बयान दे दिया और हंगामा हो गया, ये नहीं है?
देखो, सबसे अहम चीज़ ये है कि सुशांत, हमको समझने की ज़रूरत है कि बिल्कुल पहली चीज़ तो ये कि उमर खालिद हो या मिश्रा हो, जिसके भी जो बयान है पुलिस उनको कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को जांच करनी चाहिए। मैं संक्षेप में आपसे 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली में आज से वाजपेयी साहब चीन के राष्ट्रपति आए थे, तो तिब्बतियों ने दिल्ली में जो कुछ करा था ये भी हमारे सामने एक चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको मालूम होगा, शिंजो आबे चाइना यानी जो जापान के प्रधानमंत्री आ रहे थे और गुवाहाटी के अंदर जो हमारी इकोनॉमिकल समिट होने वाली थी वो इसी सीए के विरोध को चलते रद्द करनी पड़ी थी। तो इसलिए उमर खालिद के बयान का मैं कहीं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन खाली उसी को एक आधार मान लेना, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, अब जो इन हमारे दोनों ने कहा, मैं शाहनवाज, देखिए मैं उमर खालिद पे सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक जो दिखा है उसके हिसाब से प्लानिंग हफ्ते भर 10 दिन के पहले की थी, ये आप मानेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि ये एकदम होने वाली चीज नहीं थी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अभी राघव ने कहा, शाहनवाज भाई ने भी इशारा करा कि गाजियाबाद के एसपी को यूपी के डीजी ने इसलिए बधाई दी कि उन्होंने ये कहा कि मैंने इस तरफ से वहां जाने वाले मॉब को रोका। ये मेरा अपना बयान नहीं है, आपने भी ट्विटर पे देखा होगा। तो कहीं ना कहीं से लोग आ रहे थे। दूसरी चीज, 1600 से ज्यादा वीडियोस जो है वो पुलिस को भी दी गई हैं, अलग अलग एजेंसीज ने उसको खंगालना शुरू करा है, ये भी अपने आप में बात है। तीसरी जो सबसे अहम तरीन चीज सुशांत, जिस पर हमको समझना चाहिए, कोई पार्षद हो, कोई नेता हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हिंदू मुसलमान, जिसने खता की सजा होनी चाहिए। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस दौरान 3 जगह लगातार हिंसा हो रही थी, लेकिन कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं कर पा रहा था। जब दिल्ली जल रही थी उसी दौरान मेघालय जल रहा था, जहां 3 लोग मारे जा चुके थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। गुजरात में खंभात जल रहा था। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है दिल्ली की, जिसके ऊपर आपने भी शायद ट्वीट उसको रीट्वीट करा, मुझे नहीं मालूम, सबसे बड़ी चीज थी घर जलाने में, क्या हिंदू का मकान जला हो या मुसलमान का मकान जला हो। एक लग ये रहा था कि दंगाई एक ही, मैं इनका नाम मजहब नहीं कहूंगा, ऐसा लग रहा था एक ही सोच के साथ आ रहे हैं कि घरों को तबाह करना, बर्बाद करना। सर, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ थे। एक चीज अब तक 3 मेहमानों ने मान ली कि ये प्री प्लान था और 1 दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, इसकी प्लानिंग हफ्ते भर 10 दिन पहले से हुई थी। रागी साहब, आपके हिसाब से? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ सर, एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आता हूं इस पर। आ रहा हूं राघव। हाँ, देखिए, सबको राहत कार्य के बारे में बात करनी चाहिए, भरोसा दिलाने की बात करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है हमको उससे मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। हम शुतुरमुर्ग की तरह बालू की रेत में अपनी गर्दन झुका दें तो उससे भी काम नहीं बनने वाला है। इसकी मीमांसा जरूर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बारात आई हुई हो और अपने खलिहान में जाकर के आग नहीं लगाता है। ट्रंप उस दिन आ रहे थे, 2 दिन तक चलता रहा दंगा, उससे बदनामी किसकी हुई? बदनामी भारत सरकार की हुई, नरेंद्र मोदी की हुई। और नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस जानबूझ करके ऐसा करे, ऐसा कोई भी आदमी विश्वास नहीं कर सकता है। गुजरात में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। मेघालय में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है। आप क्या कहते हैं कि वहीं, ये भी उल्टा सवाल होता है कि क्यों वहीं पर हो रहा था। देखिए, मेरा अपना आकलन यह है, जो मैंने भी बात किया है, कि दिल्ली चुनाव के सर्वे को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र गए थे मुस्लिम बहुल इलाकों में, और जो उन्होंने मुझे आज से 4 दिन पहले बताया कि जो नफरत की आग थी उनके अंदर सीए को लेकर के, वो सिर्फ सर्वे करने गए थे कि किस पार्टी को आप वोट देंगे। उनको ये मान करके ये कि सीएए के लिए डाटा इकट्ठा करने वाला है, उनको मार पीट और उनके आई कार्ड वगैरह सारे छीन लिए गए, उनको घर में बंधक बना लिया गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के बुलाने के बाद उनको छुड़ाया गया। ऐसी स्थितियां इस देश में नफरत की बोई गई है। मेरा मानना है कि वे हर लोग जिन्होंने शाहीन बाग खड़ा किया, शाहीन बाग हर इस देश के शहर में खड़ा करने की बात की थी, वे सारे लोग जिन्होंने शाहीन बाग को महिमा मंडित किया और सीएए के आधार पर मुसलमानों को इस पूरे देश में उपद्रवी बनाने का काम किया, उपद्रवी सोच को जन्म दिया, वे सारे इस दंगे के जिम्मेदार हैं। इसमें श्रीमती सोनिया गांधी भी शामिल है, उसमें गमछी छाप कपिल मिश्रा ने ये नहीं कहा था सर, नहीं सर, एक मिनट सर, मैं अभी सर ये मत बोलिए, रागी साहब, मुझे 10 सेकंड और, 10 सेकंड मुझे दीजिए। बाहरी आदमी आए थे, क्या पुलिस का ही एक अफसर कह रहा है कि हम 200 थे और उधर से दंगाई 20,000 थे
और उनको चेंज किए हुए जा रहे थे, खदेड़ जा रहे थे। अपने आप ही 40 20,000 सर 20,000 की भीड़ क्या बाहर से आई थी? अपने आप घर जला दिए, वहीं अपने से आप मार दिया। ऐसा नहीं था। डंडा मार के राष्ट्रीय गान पढ़वाते हुए अपने आप ही मार रहे थे। नफरत की बात मत कीजिए। आज शाहनवाज भाई ने बैठते ही कहा, आज मत कीजिए किसने क्या करा है। नहीं, मैं आज जो लाशें उठ रही हैं उनको आप दलवी साहब, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फैजान और अंकित ये नाम से बचिए। जब मरे हैं दोनों मैं उस पर नहीं जा रहा, नहीं लिया, इन्होंने लिया, मैं इनको मना कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं इनको मना कर रहा हूँ, मैं इनको मना कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, इनको मना कर रहा हूँ। क्षमा चाहता हूं, मैंने कहा इस दंगे में जो भी आदमी यही काम ओवैसी कर रहे हैं, यही काम ओवैसी कर रहे हैं कि ये बताने लगते हैं कि फलाने के साथ ऐसा हुआ। अरे हुआ, दोनों की तरफ हुआ, दोनों तरफ हुआ है, तो फिर दोनों के घर जले। वो काम कम से कम नेता पे छोड़ दीजिए, हम लोग ना करें। मुझे रशीदी साहब ये बताइए, आपके हिसाब से ये 1 दिन का रिटेलिएशन था, 2 दिन का रिटेलिएशन था, हफ्ते भर 10 दिन की प्लानिंग थी, नरेंद्र मोदी सरकार निशाने पर थी, आपकी सोच क्या कह रही है? आपको क्या लगा, क्या था? देखिए सुशांत जी, ये सच्चाई है कि जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत अफसोसनाक है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। अब सवाल ये है कि हम बीजेपी को बुरा भला कहें या हम आम आदमी पार्टी को बुरा भला कहें, उससे उन लोगों के घर तो वापस आने वाले नहीं हैं, उनके कारोबार तो वापस आने वाले नहीं हैं। हाँ, इसकी समीक्षा ज़रूरी है कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें, यहाँ शाहनवाज भाई बैठे हुए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक व्हाट्सएप चैट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें। सर इजाजत ले लीजिए, लेकिन अगर उसमें कोई भड़काव ना हो और स्थिति खराब ना हो, कहां से हुआ, आप जरूर पढ़ दीजिए, लेकिन उससे माहौल खराब ना होता हो तो। नहीं, देखिए मोहब्बत की बात है तो जरूर सुनाइए। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इन लोगों ने अपनी उपस्थिति चांदबाग में और फला जगह में बताई है कि हम यहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी बताई है, और कौन लोग हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। अगर कहो तो नाम बता दूं, ना कहो तो ना बताऊं। नहीं सर, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रशीदी साहब, देखिए व्हाट्सएप पे बहुत कुछ घूमता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये ऑथेंटिक है आप पुलिस को दे दीजिए। नहीं, मैं यहाँ टीवी पे पढ़ के कुछ नहीं होगा, आप पुलिस को दे दीजिए या टीवी पे पढ़ के कुछ नहीं। आपको नंबर भी दे दूंगा। हाँ सुशांत जी, आप मुझे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुशांत भाई, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, उससे ऑथेंटिक कर लीजिए आप। हाँ ठीक, मुझे दे दीजिएगा, अलग से दे दीजिएगा, हमारा रिपोर्टर इस पर पूरी रिपोर्ट कर लेगा सर। छोड़ देता हूं, ठीक है, आ रहा हूं राघव। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, देखिए ये बाकायदा जो है संयोजित था, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर से लोग आए, चूंकि चांदबाग, मुस्तफाबाद, करावल नगर, शिव विहार, सब जगह के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो आपस के लोग थे, हमने नहीं पहचाना वो कौन लोग थे, ये बाहर के लोग थे। ठीक है, अब मैं सर बाहर के लोग, मैं इसी पॉइंट पर आगे बढ़ाता हूं डिबेट को सर। 5 लोग इस डिबेट में, दो पॉलिटिकल पार्टी से हैं, बाकी 3 अलग हैं। मैं बस एक चीज जोड़ रहा हूं सर कि 5 के 5 ये मान रहे हैं कि ये एक दिन की वजह से नहीं हुआ, ये हफ्तेवार 10 दिन 20 दिन की प्लानिंग थी, और उस प्लानिंग के तहत दिल्ली के दंगे हुए। राघव चड्ढा, आ रहा हूं सर, एक मिनट। राघव चड्ढा, मुझे ये बताइए, मैं मान गया कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है, केंद्र की सरकार के पास है, और मैं शहनवाज हुसैन से सवाल पूछूंगा, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि दिल्ली में 62 विधायक आपके हैं, आपका तंत्र इतना बड़ा है इस वक्त दिल्ली में जो किसी पार्टी का नहीं होगा शायद। क्या उन 62 विधायकों में से किसी के पास यह सूचना नहीं पहुंची कि बाहर से लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे हैं, पेट्रोल बम, एसिड बम लाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की इंटेलिजेंस गैदरिंग, इस प्रकार की जानकारी की उसको पहचानना, जानना, अपनी नॉलेज में रखना, उस पर एक्शन लेना, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। बिल्कुल मैं मान गया सर, लेकिन मैं कह रहा हूं सर, एक विधायक, एक पार्षद का अपना नेटवर्क होता है सर। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। हाँ, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी का जो नेटवर्क है, वो इतना इक्विप्ड नहीं है कि उसके पास कौन अपने घर में क्या रख रहा है, बारूद रख रहा है कि बम रख रहा है, इसकी जानकारियां मिलती नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपका बड़ा सम्मानजनक चैनल है और मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आप अन्य चैनलों की तरह हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने वाली बहस नहीं करा रहे हैं। एक संवेदनशील माहौल में आप बड़ी संवेदनशील बहस करा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। आपके चैनल का मान लीजिए कोई कैमरा पर्सन है जिसने अपने घर में बंदूक रख ली,
तो क्या आपके चैनल के जो एडिटर हैं या मालिक है उनको पता लगेगा कि उनके घर में बंदूक है? अब मैं इसका एक काउंटर देता हूं सर। का दिल्ली पुलिस सर मैं इसका एक काउंटर देता हूं। यदि हमारे पास सर, मैं आपने एक सवाल पूछा, मैं काउंटर देता हूं सर। मैं आपको बता देता हूं सर, आपने एक सवाल पूछा मुझसे मेरे चैनल को लेकर, मैं उसी पे काउंटर देता हूं। आप अगर मेरे चैनल में सर, अगर मैं मान लीजिए सर, मैं कह रहा हूं मॉर्निंग शिफ्ट है, मैं पूछ आपको बताता हूं, मॉर्निंग शिफ्ट में मान लीजिए लोग आते हैं, अगर उस शिफ्ट में 20-25 लोग ऐसे आ जाएं जिनको कभी ना देखा होगा, किसी ने कभी ना देखा हो, तो वो मैनेजिंग एडिटर के पास जाएंगे, बोलेंगे सर ये कौन है, नई भर्तियां हुई हैं क्या, ये कौन लोग आ गए? मैं वही बता रहा हूं। जैसे ही शनिवार हो या संडे की बात हो, रविवार की बात हो, जैसे ही इस प्रकार की सूचनाएं आने लगी, चाहे अफवाहें हो चाहे पुख्ता जानकारी हो कि लोग आ गए हैं, इस प्रकार से माहौल बिगड़ रहा है, लगातार हमारे विधायक, हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं, कार्यकर्ताओं, लोकल पुलिस थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक के संपर्क में थे, लगातार जानकारियां दे रहे थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें शायद इतना प्रचार करना नहीं आता है, लेकिन हमने पहले दिन से ही मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया था, जिस कंट्रोल रूम में बैठकर पार्टी के सभी बड़े लोग भी, नेता भी लगातार डीसीपी, एसएचओ से लेकर पुलिस कमिश्नर के संपर्क में एक एक जानकारी दे रहे थे कि फलाना फलाना गली, चांदबाग से हमें फोन आया, शिव विहार के इस फलाने गली से फोन आया, यहां पर ये सज्जन है, इनके साथ ये हो रहा है। पूरी जानकारियां जो हमारे साथ आ रही थी, हम लगातार पुलिस से शेयर कर रहे थे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप ये समझिए कि इस विश्व का सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला आदमी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए, उनके आने से पहले और उनके जाने के बाद और उनके रहते हुए कितनी सुरक्षा होती है, कितनी सिक्योरिटी होती है, ये बात आप जानते हैं। ऐसा कैसे होता है कि वो जिस होटल में रह रहे हैं, उस होटल से मात्र 15 किलोमीटर दूर इस प्रकार की पूरी कवायद कराई जा रही है। और दिल्ली की पुलिस हो, हमारी रॉ हो, आईटी एजेंसी हो, शहनवाज भाई, किसी को कोई इस पर आपका जवाब बनता है, लेकिन राघव चड्ढा एक छोटा जवाब दीजिएगा सर। राघव चड्ढा एक छोटा जवाब दीजिएगा। मैं शहनवाज हुसैन पर जा रहा हूं, आप जो सवाल उठा रहे हैं मैं इसको लेके जा रहा हूं उन पर। राघव चड्ढा एक छोटा जवाब दीजिए कि आप लोगों को जब पहले दिन से पता चल गया, राष्ट्रपति हमारे देश में, राघव चड्ढा आप ये मानेंगे, कानों कान खबर, राघव चड्ढा आप ये मानेंगे दिल्ली की पुलिस अंगड़ाइयां ले रही है। राघव एक सवाल सुन लीजिए, ये हमारी, और अगर ये जानबूझ के नहीं हुआ, राघव चड्ढा एक सवाल सुन लीजिए, मैं शहनवाज हुसैन से इसका जवाब लूंगा जो आप पूछ रहे हैं। आईबीआई या इंटेलिजेंस है, आ रहा हूं शहनवाज भाई। राघव चड्ढा एक बात सुन लीजिए। अच्छा, राघव चड्ढा का फोन कट गया, ठीक है। शहनवाज भाई आप रिस्पॉन्ड कीजिए कि सवाल देखिए, एक ये है कि अगर हम ये पूछ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से कि आपको पता चला, नहीं पता चला, हजारों की संख्या में लोग आ गए, ये डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है और उसको लेकर इतनी तैयारी है, क्या बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार जिसके पास पुलिस थी, उसने ये नहीं सोचा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है? नहीं, देखिए आपका बहुत वाजिब सवाल है। यही तो एक बड़ा सवाल है जो संगीत रागी जी ने उठाया, या दहलवी साहब भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और ये विजिट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देश के लिए इम्पोर्टेंट है, और इतनी तैयारियां हो रही थी। राघव चड्ढा जी विधायक बने हैं, मैं उनको एमएलए बनने के बाद पहली बार डिबेट में आए हैं, बधाई देता हूँ। लेकिन जो विधायक बनेगा उसके यहाँ काउंसलर होगा, काउंसलर के छत पर इतनी तैयारी हो गई। अभी आपने उनको पार्टी से निकाल दिया अपने काउंसलर को, तो कम से कम अपने पार्टी में जो एक्टिविटी चल रही है वो भी तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी हरदम ये कहती है, एक मिनट शहनवाज भाई, हमारे पास दिल्ली में बीजेपी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सपोर्ट है ना शहनवाज भाई, बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपका कार्यकर्ता तो हर गली मोहल्ले में है, आपके कार्यकर्ता ने क्यों नहीं बताया कि बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं ट्रंप का को लेकर जो माहौल है उसको खराब करने के लिए? नहीं, मैं मेरी सुशांत भाई, मेरी बस एक लाइन पूरी होने दीजिए, 1 मिनट का, मैंने बड़ी धीरज से सुना। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता हैं, आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस का रतनलाल शहीद हो जाता है, डीसीपी गिर जाता है, आईसीयू में चला जाता है, एसीपी गिर जाता है, और आप फिर पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं। यानी इतनी बड़ी भीड़ आके हुई, पुलिस वाले को चोट लगी, यहाँ तक डीसीपी
घायल हो गया, तो आप कह रहे हैं कि पुलिस पर सिर्फ इल्जाम लगाना। दूसरी बात यह है नहीं, पुलिस पे सवाल नहीं कर रहे सर, पुलिस पर सीधा सीधा पुलिस जो नीचे खड़ा है सर उस पर सवाल नहीं है, जो नेतृत्व है उस पर सवाल है। पुलिस से ज्यादा वोटर हैं कि नहीं आपके? ठीक है, आपके पास आपकी जिम्मेदारी ये क्या है कि दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं। शाहनवाज भाई देखिए, इसमें राघव चड्ढा भाई, तीसरी बात, एक बात सुशांत जी, मैं एक चीज बोल दूं, एक मिनट राघव आ रहा हूं कि आखिर जिस तरह की तकरीर की गई, भड़काया गया, कौन लोग हैं जो मोदी को बदनाम करना चाहते थे? कौन लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की और भारत अमेरिका? सर शहनवाज भाई मेरा सवाल दूसरा है, सर शहनवाज भाई मेरा सवाल दूसरा है। नरेंद्र मोदी और देश को बदनाम करने वाले थे, आप उनको रोक क्यों नहीं पाए? कोई बख्शा नहीं। मेरा सवाल आपसे है, मेरा कहना सर शहनवाज भाई, उत्तर प्रदेश में आपने करके दिखाया, आपने उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होने दिए, दिल्ली में क्यों नहीं रोक पाए? मौत के मुंह में चला गया। ये शाहनवाज भाई सारी बात आपकी क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं शाहनवाज भाई के सामने नहीं, शाहनवाज भाई सीधी में देखिए, मैं बगैर पहली चीज तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत खुशी की बात है, इत्मीनान की बात है कि दिल्ली में अमन बहाल हो रहा है, लेकिन ये भी दुखद बात है कि अभी तक आम लोगों की लाशें मिल रही, ये दुखद बात है, और इसकी जांच हो, हर कातिल को सजा मिले, ये मेरा अपना दिल्ली पुलिस से और जांच एजेंसी से मेरा आग्रह है। मैं आपसे मैं आगे अदब के साथ आपसे बात पूछता हूं, दंगा कभी भी शाहनवाज भाई सुन लीजिए, सोच रहा है कि दंगे में भीड़ में किसी का कत्ल करके कोई भाग जाएगा, एक भी बख्शा नहीं जाए, कोई भी नहीं बख्शा जाए, बिल्कुल। क्या वो आपका काउंसलर हो या आपका एक्स एमएलए हो या आपकी पार्टी का नेता हो, जो भी होगा उसको सजा मिले। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मेरा कहना यह है कि वही एजेंसियां थी, वही राह थी, वही इंटेलिजेंस ब्यूरो थी जिसने शिंजो आबे के आने से पहले उस दौरे को रद्द करवा दिया कि गुवाहाटी में यह हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप यहां आ रहे हैं, आने में कुछ घंटे रह जाते हैं, देश की राजधानी, मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की राजधानी के अंदर आग लग रही थी, पुलिस वाले शहीद हो रहे थे, डीसीपी की गाड़ी को आग लगाई जा रही थी। हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था या नहीं था, इस पर जवाब होना चाहिए। अगर पुलिस के कुछ अफसर नाम न बताने की शर्तों पर ये कह रहे हैं कि हमको सही अहकाम नहीं मिल रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो था ना। कौन लोग एक दिन की बात तो नहीं थी, शहीद किया, वही डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके कपिल मिश्रा ने कहा शहनवाज भाई कौन लोग थे, ये पुलिस को तय करना था ना सर, पुलिस को तय करना था ना सर, ये आपकी जिम्मेदारी थी सर। एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपको सवाल करना चाहिए कि आप कोई भी छोटी सी घटना होती है, खंभात में आपने इंटरनेट बंद कर दिया, मेघालय में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली में फिसाद होता रहा और इंटरनेट चलता रहा। अब सरकार में सबसे ज्यादा दुख हम लोगों को हुआ है। अच्छा शहनवाज भाई, मैं एक दूसरा सवाल बदनाम करने वाला, संगीत रागी को बदनाम करने वाले संगीत रागी मुझे ऐसी ताकतें थी। देखिए न्यूट्रल होकर बात पहले भी मुझे एक मिनट शहनवाज भाई प्लीज, शहनवाज भाई प्लीज मुझे ये बताइए, देखिए प्लानिंग हुई 10 दिन में हुई, सब मान रहे हैं, 15 दिन में हुई, सब मान रहे हैं, कोई एक वक्त हो सकता है। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि पता नहीं चला? क्या ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, आपका तो एक कान नाक कान आंख मुंह सब खुला होना चाहिए था कि कहां क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए था कि उमर खालिद पे नजर रखो, ये कहां जाके भड़काएगा। क्या ये फेलियर है कि नहीं है, मुझे बताइए। इस तरह के दंगे की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। 23 तारीख को भीम आर्मी ने जो वो करा, कहा की सरकार भाई शाहीन बाग, आपने शाहीन बाग क्यों नहीं खाली कराया? आपको लगता है अगर वहां से सारी चीजें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में तो आपने नहीं बैठने दिया। क्या मैं बोल सकता हूं? देखिए मैं इस चीज से इसको मना नहीं कर रहा था, मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि एक इंटेलिजेंस में कहीं न कहीं भूल चूक हुई तभी तो ये हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब हम इंटेलिजेंस फेलियर पर जब इतना जोर डालते हैं तो हम ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि दंगा किन क्षेत्रों में हुआ, वहीं से दंगे क्यों शुरू हुए, किन इलाके से दंगे शुरू हुए, इसके बारे में भी सोचिए। उनकी फसल पहले से क्यों तैयार की जा रही थी, आम आदमी का पार्षद से लेकर के नेता सारे उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, ताहिर हुसैन को अंतिम दिन भी बचाने की कोशिश गोपाल सिंह करते रहे या नहीं करते रहे, अरविंद केजरीवाल मासूमियत से एक शब्द भी आदमी नहीं बोलता है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, दिल्ली आपको याद है जब शीला दीक्षित के समय रेप का कांड हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या यही तरीका अपना करके आप चुप रहेंगे? और अरविंद केजरीवाल सड़क में नहीं, अपने कमरे में कंट्रोल रूम बना लिया, अपने कमरे में
में कंट्रोल रूम बनाया, लेकिन आम आदमी मारा गया इस बात की बात कीजिए। सर एक बात बता रहे हैं सर, सुन लीजिए 10 सेकंड। आपके चैनल पर इतनी सारी बातें की गई। अरे अरविंद केजरीवाल का यदि नैतिक आधार बहुत बड़ा होता तो अमानतुल्लाह खान ने तो उससे पहले ही कहा था, इससे ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए थे, बहुत बड़ा भाषण दिया था, रोज आग लगा रहे थे। क्या आम आदमी पार्टी को सर आपने 10 सेकंड मालूम नहीं था क्या? रागी साहब बिल्कुल नहीं। रागी साहब देखिए, इस डिबेट के 2 हिस्से हैं। राघव मैं आ रहा हूं आपके पास। इस डिबेट के 2 हिस्से हैं, एक जिन्होंने दंगा कराया उन पर सवाल पूछ रहे हैं, एक जिन पर दंगा रोकने की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल दंगा रोकने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी, केंद्र की सरकार थी, ये इसको कोई नहीं नकार सकता। और मैं सवाल पूछ रहा हूं बार बार शहनवाज हुसैन से, दंगा अगर हुआ किसने किया, इसका सवाल उठा रहे हैं राघव चड्ढा। अगर 10 दिन की प्लानिंग थी और एक सीधा सा लॉजिक बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां हो और बीजेपी अपने लोगों को दूसरे राज्यों से बुलाकर बोले यहां दंगे कर दो, ये तो नहीं हो सकता, ये तो कोई नहीं मानेगा। ऐसे में वो बाहर के लोग कौन थे? और अगर आपको पहले दिन से सूचना मिल रही थी तो मुख्यमंत्री एक कमरे में एक सेंटर बनाकर वहां से फोन करने की बजाय लोगों के बीच क्यों नहीं घुस गए? 62 विधायक लोगों के बीच क्यों नहीं घुस गए कि इस चीज को रोका जा सके? मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुख्यमंत्री एक कमरे में बंद थे। मैंने तो आपको ये बोला कि जिस क्षण से, जिस घड़ी से ये सूचनाएं हमें आने लगी, वारदात होने से पहले भी, तो भी हम लगातार पुलिस को बताते रहे और पार्टी के कई नेता, केवल उनका काम यह था कि केवल और केवल दिल्ली पुलिस तक पुख्ता जानकारी पहुंचाई जाए ताकि दिल्ली पुलिस वहां जाकर रोके। जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच बने रहे, एक एक अस्पताल में गए, सारे इंजर्ड से मिले, वो तो दंगा होने के बाद है उनका दौरा करा, उसके साथ साथ फायर डिपार्टमेंट से लेकर अस्पतालों की मुस्तैदी पर पूरी रिपोर्ट ली, लगातार मॉनिटरिंग करी, एक एक अस्पताल खुद गए, लोगों के बीच गए, क्षेत्र में गए, हर प्रकार का संभव प्रयास करा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत लोगों ने, शायद मीडिया में अभी तक आई भी नहीं है ये बात, कई जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समझाया कि बिल्कुल भी भावना ना भड़काएं, कुछ लोग आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, आप शांति बनाए रखिए, क्योंकि इसमें नुकसान केवल इंसानियत का है। हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, जो लोग व्यक्ति वर्दी में है वो भी मर रहे हैं, जो सिविलियंस हैं, कॉमन मैन है वो भी मर रहा है। हमने लोगों ने जाकर समझाया, काफी हद तक तो हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से कि बाहर से बीजेपी लोगों को बुलाकर दंगे कराए जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ हो, ये असंभव है, ये आप मानेंगे? ऐसे में आपका पूरा फोकस, आपका पूरा हमला ये लगा रहा बताने में कि सब कपिल मिश्रा की वजह से हो गया। एक मिनट सर, जब आपको पहले दिन से पता था कि कपिल मिश्रा की वजह से नहीं हुआ क्योंकि 10-15 दिन से प्लानिंग है, लोग बाहर से बुलाए जा रहे थे, तो आप उस पर रहते, आपने तो सारा फोकस ये रखा कि ये भाजपा ने करा दिया। देखिए, ऐसा है प्लानिंग तो अंदर खाने होती है। इन लोगों की क्या प्लानिंग है तो शाहनवाज जी बेटर बता पाएंगे, लेकिन कपिल मिश्रा बयान देते हैं और उसके अगले दिन से शुरू हो जाता है। उन्होंने तो साफ एक अपना पूरा जो प्लानिंग थी उसे उसका पर्दाफाश कर दिया कि हम इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं और आज हम भड़काऊ भाषण देंगे, और उसके बाद ये सारी जो एक माचिस की तीली लगाने की, चिंगारी लगाने की बात होती है वो उन्होंने लगाई। और दूसरी चीज, मैं बड़ी अहम चीज बताना चाहूंगा, कई प्रकार की चीजें आ रही है मार्केट में, ठेले वाले और कई प्रकार की अफवाहें बाजार में। एक अफवाह ये भी आ रही है कि क्या गृहमंत्री ने खुद जानबूझकर प्रधानमंत्री रशीदी साहब, कपिल मिश्रा मैं ये कह रहा हूँ की छवि, 20,000 मैं ये कह रहा हूँ, नहीं 20,000 नहीं है, तभी पुलिस दंगे कराए गए, पुलिस ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिएगा, सुन लीजिए एक बात और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के बीच में बातचीत चल रही। अरे भैया आप बताइए ना, कपिल मिश्रा को कब गिरफ्तार करेंगे? अरे भैया, अनुराग ठाकुर कब गिरफ्तार होंगे? तो गिरफ्तार करा लो। झूठे प्रचारक से पूछे, एक रशीदी साहब का रिएक्शन है, झूठे रशीदी साहब, हम सरकार से सवाल पूछे ठीक है, लेकिन जो बाकियों की जिम्मेदारी थी उसका क्या जानबूझकर आंखें मूंदी गई? प्रचारक से पूछिए, झूठे प्रचारक बताओ कब कपिल मिश्रा गिरफ्तार होगा?
रशीदी साहब प्लीज, रशीदी साहब आप बोलिए। आम आदमी के विधायक, आम आदमी के पार्षद और आम आदमी के एक खास कौम के कार्यकर्ता, वो लोग दंगे में शामिल थे। राघव आप खुद कह रहे हैं कि आपको लोग बता रहे थे बाहर से आ रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि बीजेपी ट्रंप के रहते ये दंगा करा दे, ये बहुत सोच कर भी यकीन नहीं होता। फिर आप कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी पर आ जाते हैं। ये एक रिएक्शन, रशीदी जी बहुत देर से नहीं बोले। रशीदी भाई आप बोलिए सर। क्या बताया आपने नेतृत्व को, ये तो बताइए। हमेशा दंगों के लिए ताहिर हुसैन साहब ने क्या बताया, बताइए नजर। भाई मैं बोल लूं, अगर ताहिर हुसैन ने क्या बताया आज तक बीजेपी अपनी लीडरशिप को, ये तो बताइए। बयान था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन दहलती है। सर एक मिनट प्लीज, रशीदी साहब आप रिएक्ट कीजिए। रशीदी साहब कह रहा हूं, नहीं हमारा तो ये सवाल है। शांत भाई चड्डा जी बताइए, ताहिर हुसैन ने अरविंद केजरीवाल जी को, संजय जी को या राघव जी को क्या बताया, वहां के बारे में क्या सूचना, ये तो राघव जी बताइए। उन्होंने बोला कि 6 बरस का इंतजार रखा है, उन्होंने आपको सूचना दिया कि वो रखा है। आप ये बता देना कि ताहिर हुसैन ने अपने नेतृत्व को क्या बताया। आपको लोगों ने तो बताया टेंशन है। ताहिर हुसैन ने क्या क्या जानकारी दी, तेजाब रखा है, बुलेट रखा है, बारूद रखा है, पेट्रोल पंप रखा है, ये ताहिर हुसैन ने बताया या नहीं बताया? मेरा एक लाइन का सवाल है सुशांत जी। सर अभी तक इतनी अच्छी डिबेट जा रही थी, हम चर्चा कर रहे थे। दंगा होता है, लाइन का सवाल है, आम आदमी पार्टी बताए ताहिर हुसैन ने अपने नेतृत्व को क्या बताया, उन्होंने कितना। सर मैं माफी चाह रहा हूं सबसे, इस बहस के बीच में वक्त बहुत सारा चला गया और मैं मुझे अब ये कार्यक्रम खत्म करना होगा, लेकिन इतना जरूर है। नहीं सर, नहीं सर, एक बात तो तय है कि अगर सवाल पूछा जा रहा है कि जिनको रोकना चाहिए था वो क्यों नहीं रोक पाए, तो सवाल इस बात का भी है कि सब मान रहे हैं कि ये एक दिन में दंगा नहीं हुआ, इसकी प्लानिंग थी, और अगर प्लानिंग थी तो वो किसने कराई, इसकी जांच होनी चाहिए। और उस प्लानिंग को नाकाम करने में जिनकी जिनकी भूमिका हो सकती थी वो क्यों नहीं कर पाए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।